Hello student, how are you? So today we are going to start Coulomb's law. बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कंसेप्ट है। अभी तक जो भी आप Coulomb's law पढ़े हो वो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कितना उससे अलग है। तो बच्चों Coulomb's law की जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहले Coulomb's law की जो फिजिबिलिटी है वो हम स्टार्ट करेंगे कि Coulomb's law कहाँ पे वैलिड है और किस पॉइंट पे वैलिड नहीं है। ये चीजें आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि बात करते हैं Coulomb's law का, तो Coulomb's law सबसे पहला जो Coulomb's law की अगर हम बात करते हैं तो इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। Coulomb's law सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। तो अब बोलोगे व्हाट इज पॉइंट चार्ज सर? तो पॉइंट चार्ज की अगर बच्चों मैं बात करता हूँ तो वैसा चार्ज जिसका साइज बहुत ही छोटा हो, साइज ऑफ द चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये चार्ज है तो इस चार्ज का जो रेडियस होगा, चार्ज का रेडियस होगा बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एंड चार्ज इज कंसंट्रेटेड टू द पॉइंट। जो भी उसका चार्ज की जो वैल्यू है वो किसी पॉइंट में कंसंट्रेट होगा। तो पॉइंट चार्ज की पहली बात तो ये रहा मतलब। सेकेंड चीज मैं बोलूंगा कि Coulomb's लॉ जैसे दो पॉइंट चार्ज है, सपोज हमारा एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे लेट इट इज द Q1 एंड सेकेंड पॉइंट चार्ज हमारा यहाँ पे है Q2। तो बच्चों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी जो भी रेडियस होगा इस चार्ज का और इसकी रेडियस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है d ले लो, एंड द साइज ऑफ द या रेडियस ऑफ द चार्ज इज r। तो इस केस में जो r जो होता है, दिस r इज वेरी वेरी स्मॉल देन d। ये आपका बहुत ही छोटा होता है। जब तक ये पॉइंट वैलिड नहीं होगा तब तक आप Coulomb's लॉ नहीं लगाओगे। तो बच्चों यही से मैं स्टार्ट करेंगे कि Coulomb's लॉ होता क्या है, Coulomb's लॉ की क्या लिमिटेशंस है, Coulomb's लॉ मैग्नीट्यूड देता है, फिर उसका हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इसमें यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट क्या आता है, पोजीशन वेक्टर का क्या कंसेप्ट आता है। तो सारे वेक्टर भी हम समझाएंगे एंड थ्रू द जो मैग्नीट्यूड जो स्केलर फॉर्म में हम फाइंड आउट करते हैं वो भी आप देखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं Coulomb's लॉ। फर्स्ट पॉइंट चार्ज इज Q1 एंड सेकेंड पॉइंट चार्ज इज Q2। इन दोनों चार्जों सेपरेटेड है, लेट इट इज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, एंड Q1 का जो रेडियस है लेट इट इज R1 एंड Q2 का जो रेडियस है इट इज R2, एंड R1 एंड R2 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन D। तो जो R1 जो है, R1 का जो रेडियस है, R1 इज इसकी जो रेडियस की बात कर रहा हूं, तो R बाई D लेट इज द आइडेंटिकल मान लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो R बाई D जो है ये बहुत ही छोटा होगा 1 से, और इसको मैं भी बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ द चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल देन D। तो इसी बेसिस पे यहीं से हम Coulomb's लॉ हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। Coulomb's लॉ हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ Coulomb's लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Coulomb's लॉ की स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेटमेंट जैसा कि आप पढ़े होंगे, नहीं तो अभी पढ़िए यहाँ पे। तो Coulomb's लॉ बोलता है कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the distance, square of the distance between them। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बच्चों कि the force with Coulomb's law states that force between two point charge, force between point charge force between 2 point charge is directly proportional to product of charge and inversely proportional to a square of the distance between them,
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ बोलता है इट स्टेट्स दैट फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज directly proportional to product of the charge and inversely proportional to square of the distance between them। तो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म दे रहे हैं। देखिए अब, तो इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म अगर आप देते हो बच्चों तो क्या लिखोगे आप? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 and inversely proportional to square of the distance between them, that is what? D square। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। तो जैसे ही हम कंबाइन करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे ही दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो F इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन व्हाट? D स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या आया? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। अब बच्चों जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं, कोई भी चीज को प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो F इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, और जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एंड दिस इक्वेशन इज रीरिटन एज ए F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है बच्चों, मैग्नीट्यूड, ये आप ध्यान देना। तो यहाँ पे जो कूलम्ब्स लॉ जो हमने बोला, जो कूलम्ब्स लॉ का क्या ही है, क्या जो K आपने लिखा, तो K को भी आप एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। K क्या है बच्चों? तो K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं लिखना चाहूंगा। तो देखिए वेयर K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडिया। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी होता है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये जो पूरा सिस्टम है इसे हम वैक्यूम में ले रहे हैं, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इट इज नोन एज ए एब्सोल्यूट परमिटिविटी and its value is 8.854 into 10 to the power minus 12, और यहाँ से कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन में, तो ये आपका कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो ये आपका इधर लिख लो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, दिस इज द 8.854 into 10 to the power minus 12 न्यूटन। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ये आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो इनफैक्ट कैसे फाइंड करते हैं अगर आपको जानना है तो देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर क्या है Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट की अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एप्सिलॉन नॉट इधर लाओ, ये एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज द Q1 Q2 ऊपर है, और इधर न्यूटन है, फोर्स है, और ये डिस्टेंस है। तो इसकी अगर बात करें तो Q1 Q2 का क्या होगा? कूलम्ब स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब, फोर्स है तो न्यूटन ऊपर चला जाएगा -1, और D स्क्वायर है तो मीटर -2। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपको कोई जरूरत नहीं रटने का। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.854 into 10 to the power -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो ये चीज़ आपको आता है। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों कि जो कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट जो इसने दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द जो फोर्स मिल रहा है,
फोर्स क्या है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। के हमने डिफाइन कर दिया है चीज़ें, अब मैं बार बार ये चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा, क्लियर। और ये सारे के सारे एक्टिविटी हम कर रहे हैं कहाँ पे, फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस का मतलब आप वैक्यूम में कर रहे हैं। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्रेशर जीरो हो, टेम्परेचर -273 केल्विन है, उसका जो भी सारा पैरामीटर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये वैक्यूम का जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जब मटेरियल में आएंगे तो कूलम्ब्स लॉ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम एडिशनल पैरामीटर हम देंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे तो हम देखेंगे, क्लियर। तो अब देखिए, तो अब मुझे बताइए कि जो फोर्स का स्टेटमेंट है क्या ये सही है क्या? कूलम्ब्स लॉ जो स्टेटमेंट दे रहा है फोर्स का, क्या ये सफिशिएंट है, इसमें कुछ और चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि मैं बोला था फोर्स तो वेक्टर होता है, और सर जब फोर्स वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन तो आपने दिए नहीं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट में हमारा कुछ चीजें मिसिंग है। तो अब हम बात करेंगे, कूलम्ब्स लॉ तो सही है, बट इसमें डायरेक्शन का कूलम्ब्स लॉ ने कुछ और चीजें दिया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताया नहीं जाता है। तो अब आप 11th में वेक्टर पढ़े हो, इसी कूलम्ब्स लॉ को हम थ्रू वेक्टर करेंगे, जो कि आप देखना कैसे बिल्कुल जो पोजीशन वेक्टर एंड कैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल वगैरह सारा हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इसको फटाफट राइट डाउन कीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का। तो जो कूलम्ब्स लॉ ने जो स्टेटमेंट दिया था, उससे हमने फाइंड आउट क्या किया, फोर्स इक्वल्स टू दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। और सिंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इफ इट इज अ वेक्टर देन इसका डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। तो बच्चों अब मैं इस चीज को, इसी Q1 Q2 जो हमने लिया था चार्ज, मैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के टर्म में ले रहा हूँ। तो सपोज दो चार्ज जो हमने एज्यूम किया था, वो दोनों चार्ज को XY प्लेन में है। लेट इज द XY प्लेन, बोर्ड हमारा XY प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्लियर। एक्स एक्सिस से है, वाई एक्सिस से है, तो XY प्लेन में चार्ज हमारा है Q1 एंड Q2। अब वेक्टर आप पढ़े थे तो आपको पता होगा कि पोजीशन वेक्टर, तो इस चार्ज का हमने पोजीशन वेक्टर हमने R1 माना। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से क्या किस डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो हमारा होता है, इसकी पोजीशन वेक्टर R1 एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर हमने लिया R2। लेकिन ये तो आपने Q1 Q2 का पोजीशन वेक्टर लिया, हमारा टारगेट क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस, या इन दोनों के बीच का जो भी बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का जो लेफ्ट, हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस की बात करते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों, अब देखिए यहाँ से कूलम्ब्स लॉ का जो स्टोरी थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हमें बात करना होगा कि फोर्स Q2 पे Q1 के कारण देखना चाह रहे हो, या Q1 पे Q2 के कारण देखना चाह रहे हो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बताऊंगा। तो हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि फोर्स जो है Q2 पे हम Q1 के कारण देख रहे हैं। तो एक चीज आप लिखो कि फोर्स ऑन, अगर मैं बात करूंगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं F21, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये हमारा होता है F21। वैसे ही अगर मैं बात करूंगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो इसको मैं बोलता हूं F12। ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है। सेम टाइम में अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, वेक्टर लीडिंग। तो वेक्टर लीडिंग अगर R1 से R2 की ओर जाओगे, R1 से R2 की ओर जाओगे, तो इसको हम बोलते हैं, अगर मैं बात करूंगा वेक्टर लीडिंग फ्रॉम R1 टू R2। तो R1 से R2, ये हमारा पोजीशन वेक्टर R1 है, ये R2 पोजीशन वेक्टर। R1 से R2 जा रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं R21। R21 ऊपर वेक्टर का साइन, इट इज ऑल्सो वेक्टर, क्लियर। R1 से 2 जा रहे हैं तो R21, एंड दिस इज ऑल्सो रिटेन एज ए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आप 11th में पढ़े होंगे, वेक्टर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो आप
इसका जाइए मेरा वेक्टर सीरीज देखिए आप, सारे के सारे 11th वाले वेक्टर सीरीज में सारे आपको डिटेल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वेक्टर लीडिंग फ्रॉम R1 से R2 तो R21 एंड दिस इज ऑल्सो रिटन एज R2 माइनस R1। इन सिमिलर मैनर अगर इधर से इस साइड से अगर R2 से R1 पे आएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल बेसिकली ये R1 माइनस R2 होता है या R12 हम लिखते हैं उसे। तो ये चीज़ें अभी आप देखोगे अभी। तो बच्चों ये जो हमारा जो फोर्स आया था, अब यहाँ देखिए ये जो फोर्स था हमारा, जो कूलम्स लॉ ने दिया था फोर्स, ये फोर्स तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अभी कूलम्स लॉ तो ये बोला था एक्चुअल कूलम्स लॉ तो यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए हमें वेक्टर चाहिए। वेक्टर कौन सा, यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट होना चाहिए। अब इसका हमें, अब मैं बात कर रहा हूँ कि फाइंड कीजिए कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो अब मैं बात करूंगा कूलम्स लॉ के हेल्प से, फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूँ अगर फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू, तो यहाँ इसका मतलब है कि जो पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर यहाँ से क्या आएगा, R1 से R2 पे जा रहे हैं, R1 से R2 पे जैसे हम जाएंगे R1 से R2 पे, तो वेक्टर का नाम हम क्या लिखेंगे, R21। तो इसका मतलब है कि इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R21 इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। R21 मतलब फाइनल माइनस ए फाइनल होता है, ए फाइनल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, F एंड I। तो R2 माइनस R1। लेकिन हमें तो डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन चाहिए तो आपको क्या यूनिट वेक्टर देना होगा। तो यूनिट वेक्टर देना होगा, इसका मतलब है कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताइए। तो R21 यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में हमने क्या पढ़ाया था, अगर आप नहीं पढ़े वहीं से ज्वाइन करें तो वेक्टर मेरा देख लीजिए। तो R2 वेक्टर का मतलब होता है R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर बच्चों, ये होता है यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं बात करूंगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन Q2 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, हमने बोला था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1। तो अब इस फोर्स को दिस फोर्स ऐसे हम लिखेंगे। तो ये तो लिखना ठीक था, ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए सफिशिएंट था, बट इस चीज को अब लिखोगे आप कि Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि R स्क्वायर आप मान लो, ये आप मानिए R, क्लियर, यहाँ से R वेक्टर मानो, और दिस R वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, या R21 ही मान लो ज्यादा बेटर रहेगा, R21 मानो। तो यहाँ पे दिस इज, ये जो वैल्यू है डिस्टेंस, डिस्टेंस जो मैं बोल रहा हूँ, डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वेक्टर का डिस्टेंस। तो इस वेक्टर का डिस्टेंस क्या होगा, पहले तो हम R21 लिखोगे आप, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे देखिए, ये डिस्टेंस यहाँ से देखो पहले आप, ये वैल्यू जो है D इक्वल्स टू R21 का मैग्नीट्यूड, ये होगा डिस्टेंस। आई होप क्लियर होगा यहाँ पे, D इक्वल्स टू R21, इसके बीच इस मैग्नीट्यूड जो लोगे वही तो डिस्टेंस होता है, कोऑर्डिनेट भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो आएगा R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है इनटू यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर आप यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया, तो ये R21 यूनिट वेक्टर। बच्चों एक्चुअल जो हमारा कूलम्स लॉ ये आया, एक्चुअल कूलम्स लॉ हमारा ये है। यहाँ पे हमें अगर फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 की बात की है, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 के मॉड का स्क्वायर। याद रखना मॉड का स्क्वायर, मॉड क्या होता है, यहाँ पे R21 वेक्टर है, इसका मॉड यहाँ से आप लोगे, मॉड लेना तो आता होगा आपको, क्वेश्चंस करेंगे तो देख लेना, अभी क्वेश्चंस करेंगे इसमें काफी सारे। तो इसका स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? R21 की बात करेंगे तो वेक्टर R2 माइनस R1। अगर ये पोजीशन में अगर R21 की बात कर रहे हैं तो वेक्टर R2 माइनस R1। अगर यही मैं बात करूंगा R12, यहाँ से अगर यहाँ आएंगे, और ऐसे भी लॉ ऑफ ट्रायंगल आप देखो तो देखिए, अब लॉ ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता था? यहाँ ये बेसिकली ट्रायंगल बन रहा है। अब वेक्टर में हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल में लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता था? ये जो वेक्टर है दोनों, इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन जो होगा इस वेक्टर, यहाँ पे R2 वेक्टर इक्वल्स टू, लॉ ऑफ ट्रायंगल यही तो बोलता है, प्लस R21 ये होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल। अगर इसी को मैं बोलूँगा R21 बताओ आप, तो R21 इसको माइनस कर लो सिंपली, R21 वेक्टर लोगे तो R1 इस साइड आ जाएगा, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इस तरह से आप इस तरह से R21 वेक्टर फाइंड करना होगा। तो वेक्टर R2 माइनस R1 यही तो मैं कर रहा हूँ। R21 मतलब क्या कर रहा हूँ? R2 माइनस R1। लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ये दोनों जो एरो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर अगर हेड से टेल कनेक्टेड है तो डायरेक्टली रिजल्टेंट वेक्टर हमारा है डायगोनल देता था। तो ये सेम चीज आपको यही मिल रहा है यहाँ पे, तो R21 कर दी। इस तरह से हम कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या देखा बच्चों? मैग्नीट्यूड ए वाला एंड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसको राइट डाउन करो फटाफट। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं जिसको आप नोट करिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो चार्ज हमारा था ये XY प्लेन में था, Q1 एंड Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 था। अगर मैं बात करता हूँ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, अब सबसे पहले मैं 2-3 केसेस यहाँ पे जूम कर रहा हूँ। लेट दोनों ही चार्ज अगर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था, वीडियो फर्स्ट आप देखो, वीडियो फर्स्ट में क्या बोला था कि अगर बोथ चार्ज हैविंग द सेम साइन देन फोर्स आर रिपल्सिव। तो यहाँ पे अगर दोनों चार्ज इफ Q1 एंड Q2 बोथ आर आइदर नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी अगर है, दोनों अगर सेम चार्ज है तो फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव। फोर्स रिपल्सिव होगा। तो अब मैं बात करूंगा कि इस पे फोर्स जो लगेगा, अब देखिए इसको मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इट इज रिटन एज ए F21 वेक्टर फॉर्म में। देखिए फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 तो F21 क्लियर। अगर इसी को मैं बोलूं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये फोर्स इधर आ जाएगा बच्चों, तो ये फोर्स हमारा क्या होगा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और वेक्टर का साइन क्लियर एरो। तो ये हो गया। अगर इधर इस पे फोर्स अगर हम इसके कारण ले रहे हैं, और चूंकि साइन सेम है, लाइक चार्ज है, इसीलिए रिपल्सिव फोर्स जा रहा है। फोर्स क्या हो रहा है? रिपल्सिव। तो एक चीज तो यहाँ पे और आपको साफ हो गया, F12 एंड F21, F12 एंड F21 क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि दोनों एक तो पैरेलल वेक्टर बन रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा सेकेंड चीज, F12 इक्वल्स टू माइनस F21, ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। F12 इक्वल्स टू माइनस F21 क्लियर है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूं तीसरा पॉइंट, इफ Q1 एंड Q2 आर अलाइक चार्ज, ठीक है, आर अपोजिट नेचर, तो इस केस में क्या होगा बच्चों? तो इस केस में फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे अब मैं बात करूंगा यही सेम चीज कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो इस पे अगर फोर्स की बात करें तो अब याद रखो सेकंड केस, ये हमारा Q1 है और ये आपका Q2 है। तो फोर्स ऑन Q1 इस पे ड्यू टू Q, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो ये फोर्स इधर लगेगा। तो दिस इज द फोर्स व्हाट? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो F21 एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एरो क्या होगा? इधर होगा। ये जैसे ही चार्ज अगर अपोजिट नेचर का होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो इट इज ऑल्सो रिटन एज ए व्हाट? इट इज ऑल्सो रिटन एज ए F फोर्स ऑन Q1 दैट इज 1 ड्यू टू Q2 दैट इज 2,
तो इसको आप लिखोगे F12। तो इस केस में भी क्या होगा, फोर्स F12 इधर जा रहा है, F21 साइड जा रहा है, तो क्या होगा, दोनों में फिर क्या होगा, दोनों वेक्टर क्या होगा, अपोजिट जाएगा। तो इस केस में भी अब यहाँ पे अपोजिट ही जा रहा है, तो Q1 एंड Q2 आर अपोजिट, देन फोर्स आर व्हाट, अट्रैक्टिव, फोर्स आर अट्रैक्टिव, दोनों जो फोर्स है एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमने कूलम्ब्स लॉ का ये चीजें देखा। अब मैं बात करूंगा यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हो। 11th में तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन उतना समझ में आया कि नहीं, आई डोंट नो। तो एक क्वेश्चन बच्चों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस पे पॉइंट चार्ट बेसिस पे, सो दैट कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब इसको आप लिखिए फटाफट। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2। Q1 का जो पोजीशन है 240 इसका पोजीशन है, एंड Q2 का जो पोजीशन है 580। जेड कोऑर्डिनेट 0 है दोनों में ही। इसका मतलब है क्या, XY प्लेन में चार्ज है। अगर XY प्लेन में क्या होता है, जेड 0, तो यहाँ पे दोनों ही केस में 0 0 आ रहा है जेड का। इट मीन्स कि चार्ज लाइंग इन द XY प्लेन। इट्स ओके। तो अब हमारा Q1 एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे, पहली चीज। अब पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो अब मैं बात करूंगा कि फाइंड करिए फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। बच्चों क्वेश्चन सावधानी से देखो, 100% कंसेप्ट यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहला टारगेट आपका है कि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आप डिस्टेंस क्या लिखेंगे। ऐसे तो डिस्टेंस देता है तो आप तो फटाफट लिख लोगे कि Q1 Q2 अपॉन d²। यहाँ तो कुछ दिया नहीं दिया तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके मतलब हमारा है, सबसे पहले हमारा जो इस पे हमें फाइंड आउट करना है ना, तो वेक्टर आप लिखोगे 1 से 2 डायरेक्शन में जाएगा, वेक्टर गोइंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। तो ए वेक्टर हो गया R21, और इसका जो R1 जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, R2 वेक्टर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ स्टैंडर्ड लिख रहा हूँ। तो पोजीशन वेक्टर R1 की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी पॉइंट गिवन होता है 240 माइनस ओरिजिन क्या होता है 0 0। तो फर्स्ट हमारा x होता है, दैट इज i कैप, और ये 4j कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप, और 0 z कैप है, तो उसमें हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा R1 का पोजीशन वेक्टर ये रहेगा। R2 वेक्टर की अगर बच्चों बात करूंगा, तो R2 में क्या करोगे, R2 आपको तो एक पॉइंट जो हमारा Q2 का पॉइंट है, Q2 का पॉइंट क्या है 580, एंड दिस माइनस ओरिजिन, ये ओरिजिन है हमारा। ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा 0 0। तो इट इज 5i कैप प्लस 8j कैप। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया R1 एंड R2 Q1 Q2 का। क्लियर। तो Q1 Q2 का पोजीशन वेक्टर आपने निकाल लिया। अब हमें बात करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या फाइंड आउट, R21। तो R21 वेक्टर की अगर हम बात करेंगे, तो R21 वेक्टर हमने क्या बोला था बच्चों, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही तो हमने बोला था। R21 इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1। तो R2 वेक्टर क्या आपने फाइंड आउट किया 5i प्लस 8j, और दिस माइनस 2i प्लस 4j। इसको अब i से i माइनस होगा, j से j माइनस होगा। तो 5 माइनस 2 दैट इज 3i, और 8 माइनस 4 दैट इज 4j। तो ये वेक्टर आपका R21 वेक्टर आ गया। क्लियर है। अब जैसे ही R21 वेक्टर आया, आपकी आधा कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। मतलब 50% प्रॉब्लम समझ लो कि आपने सॉल्व कर लिया। तो कूलम्ब्स लॉ कैसे, तो अब जैसे R21 आया तो इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो अगर R21 का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड ही तो डिस्टेंस होता है। इसकी मैग्नीट्यूड लीजिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 3, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट दैट इज 4 स्क्वायर। तो इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 यूनिट। दैट इज, तो दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट हो गया बच्चों। ये क्लियर है? अब जैसे ही डिस्टेंस R1 जो आप फाइंड आउट किया दैट इट इज अ D। अब ये हमारा D हो गया है। मैग्नीट्यूड जैसे ही फाइंड करो तो ये D का काम करेगा। अब हम आते हैं वापस से कूलम्ब्स लॉ पे। तो कूलम्ब्स लॉ क्या हमने बताया था अभी? तो कूलम्ब्स लॉ तो हमने यही बोला था। चलिए ऊपर देखिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चों कि कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स हमें फाइंड करना है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 मतलब 2 ड्यू टू Q1 दैट इज F21 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? K यही तो हमने बोला था, Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। यूनिट वेक्टर क्या है? 1 से 2 जा रहा था, 1 से 2 जा रहा था इसीलिए 21 हमने लिखा था। फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो हमने बोला था। तो अगर आपको यहाँ पे देखिए ए डी निकल आया, अब यूनिट वेक्टर आपको निकालना होगा। तो इसकी यूनिट वेक्टर आप निकालोगे तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? R21 का यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21, यही तो लिखोगे। तो यूनिट वेक्टर इसकी अगर हम बात करेंगे तो ए वेक्टर R21 3i प्लस 4j ए वेक्टर है अपॉन मैग्नीट्यूड क्या आया था? 5। तो इट बिकम्स व्हाट? 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। ये हमारा यूनिट वेक्टर होगा बच्चों। इधर देखिए थोड़ा सा, R21 इक्वल्स टू वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। R21 मतलब क्या हमने फाइंड आउट किया था? ए R21 R2 माइनस R1। तो यहाँ से हमने 3i प्लस 4j और मैग्नीट्यूड है जो अपने D फाइंड आउट किया था। तो ये कितना आया था? 5। और इसको अब दोनों में I में भी डिवाइड कर दीजिए, इसको J में भी। तो 3/5 प्लस 4/5j। तो ये यूनिट वेक्टर है। तो बाकी अब देखिए यहाँ पे तो K तो आपको पता ही है। Q1 कितना है गिवन? 1 माइक्रोकूलम। तो Q1 1 माइक्रोकूलम मतलब व्हाट? 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। Q2 कितना है? 2 माइक्रोकूलम। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम अपॉन D स्क्वायर। D कितना आपने फाइंड आउट किया? 5। तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25 यूनिट। अब यहाँ पे लिखेंगे साथ में यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आपने क्या लिखा है यहाँ पे? यूनिट वेक्टर आपने फाइंड आउट किया 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। तो इस तरह से हमारा जो फोर्स है F21, तो इस तरह से बच्चों इसको सॉल्व कर लोगे। इसी को सॉल्व करना है, बाकी अब कंसेप्ट कुछ नहीं है, सब अलजेब्रिक एडिशन है या अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आप सिंपली अलजेब्रा है। यहाँ पे k का वैल्यू 1/4πε0 होता है। और एक चीज और मैं बोल दूं कि k का जो वैल्यू जो होता है डायरेक्टली अगर बात करोगे तो यहाँ पे देखिए k इक्वल्स टू 1/4πε0 और दिस इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ये होता है k का वैल्यू। फ्री स्पेस की बात कर रहा हूँ या वैक्यूम की बात कर रहा हूँ। तो वैक्यूम में k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। तो यहाँ से आप F21 इक्वल्स टू k इंटू 1 इंटू 10 टू माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 माइनस 5 स्क्वायर इंटू दिस। तो ये फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 आया। तो बच्चों इसको राइट डाउन करो। बच्चों एनसीईआरटी का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड इलेक्ट्रॉन सेकेंड एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। ओके, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर r डिस्टेंस पे है तो आपको फाइंड करना है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। सेकेंड केस इसी में दिया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का भी रेशियो फाइंड आउट करना है। एंड थर्ड केस दिया है प्रोटॉन और प्रोटॉन होगा तो आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन फाइंड आउट करना है। साथ में ये भी दिया है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू mp एंड मास ऑफ द प्रोटॉन इज mp। ये फैक्ट्स है, ये डेटा आपको देगा कैलकुलेशन टाइम में अगर देता है तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने बोला था कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दोनों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही, साथ में दोनों चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा।
तो अगर मैं बात करूंगा केस फर्स्ट, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, थर्ड केस है। तो केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूंगा तो केस फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड जो है दिस इज इक्वल्स टू के इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज। तो लेट इट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल्स टू क्यू मान लीजिए हमने। प्रोटॉन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होता है, लेट इट इज क्यू। ओके, के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर स्क्वायर। ये हमारा आया इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अगर इसी का बात मैं करूँ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन व्हाट? डी स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, तो अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा तो एफ ई अपॉन एफ जी, अगर एफ ई अपॉन एफ जी फाइंड आउट करना होगा तो के क्यू स्क्वायर है अपन और आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये आर कैंसिल हो गया, तो लेट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन व्हाट? जी एम ई स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में हमारा जो रेशियो आता है इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का, इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का के क्यू स्क्वायर अपॉन जी एम ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन आता है के क्यू स्क्वायर अपॉन जी एम ई स्क्वायर। क्लियर? तो ये दोनों कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम चार्ज है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर वैसे ही अगर आपको इसके बीच में फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे क्या करोगे आप केस सेकंड के लिए? अब देखिए केस सेकंड में इसी में कराऊंगा। अब ये आप राइट डाउन करो फटाफट। ओके, नाउ केस सेकंड। अब बच्चों केस सेकंड की बात करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्यू क्यू। ये तो हमने ले लिया, ठीक है। चार्ज दोनों का मैंने एज्यूम कर लिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज क्यू अपॉन आर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा तो यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आउट साइड क्या जाएगा? मास ऑफ द प्रोटॉन। तो यहाँ पे मास ऑफ द प्रोटॉन आ जाएगा। क्लियर? और अगर इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और जी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे आर आर कैंसिल, तो ए वैल्यू आ जाएगा एम ई इंटू एम पी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन। ये आ जाएगा सेकेंड केस में। और थर्ड केस में अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? थर्ड केस की बात करेंगे तो थर्ड केस में इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फिर रिपल्सिव फोर्स होगा, इट्स ओके। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाएगा? मास ऑफ द प्रोटॉन आ जाएगा यहाँ पे दोनों में केस में। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन काफी डिफरेंस होता है दोनों में। मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रेशियो अगर हम फाइंड आउट करेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू मास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास ऑफ द प्रोटॉन, के क्यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन। तो इस तरह से बच्चों ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये आप इसको कर लेना अच्छा से। और इसके बाद हम मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ एंड पॉइंट डिफरेंट पॉइंट चार्ज, 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्ज होता है तो कूलम्ब्स लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और बहुत सारे मल्टीपल चार्ज के कारण फोर्स फाइंड आउट करेंगे। चलो ओके, एंजॉय बच्चों, टेक केयर।